तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई जस्ट होप तुमने वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर 1125 पढ़ लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। तो मैंने वार्निंग दे दी है, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में जाना कि इमू ने सैटर्न को मार दिया है और सैटर्न की जगह ले लेता है फिगरलैंड गार्लिंग। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक एल्डर के पास अपनी एक मिथिकल ज़ुआन एबिलिटी है, और बस यहीं पे हमारा एक सवाल आता है कि आखिर फिगरलैंड गार्लिंग की मिथिकल ज़ुआन एबिलिटी क्या होगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गार्लिंग कुड बी फेनरीर। फेनरीर एक मॉन्स्टरस वुल्फ है नॉर्थ मैथोलॉजी से, जिसका रैग्नारॉक में बहुत बड़ा हाथ होता है। रैग्नारॉक का मतलब तुम बस ये समझ लो कि गॉड्स की दुनिया में जब दुनिया उनकी खत्म होने वाली होती है तो उसे वो लोग रैग्नारॉक कहते हैं नॉर्थ मैथोलॉजी में। देखो, फेनरीर एक वेयरवुल्फ है, तो मुझे तुम्हें ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे वो मून से एसोसिएटेड है। और जैसा कि हम फिगरलैंड गार्लिंग के बारे में जानते हैं, उसे भी मून से ही एसोसिएट किया जाता है। और फिगरलैंड गार्लिंग की अपीयरेंस भी कुछ ज्यादा वैसी ही है। अगर तुम उसका चेहरा साइड से देखोगे तो तुम्हें मून दिखाई देता है, और अगर तुम उसका चेहरा फ्रंट से देखोगे तो तुम्हें स्टार दिखाई देगा। लेकिन ये भी यहीं पे नहीं खत्म होता। नहीं, अभी और सुनिए। नॉर्स माइथोलॉजी में ही सैटर्न की एक मून का नाम फेनरीर होता है। अगेन रिपीट करता हूँ, सैटर्न के एक मून का नाम फेनरीर है। एंड इसी सेम चैप्टर में जहाँ पे गार्लिंग सैटर्न को रिप्लेस करता है, वहीं पे एक नया सैटेलाइट वेगापंक को भी रिप्लेस करता है। अब तुम मुझे बताओ, क्या गार्लिंग का सैटर्न को रिप्लेस करना उसके फेनरीर बनने को सिंबलाइज नहीं करता है? लेकिन फिगरलैंड गार्लिंग को ये पावर्स ऐसे ही हवा से तो नहीं मिल जाएंगी। एंड इसके लिए मुझे लगता है कि उसने इमू से डील किया होगा। और जैसे कि सैटर्न के पास इमोरालिटी की पावर थी, वैसे ही मुझे लगता है कि अब गार्लिंग को भी इमोरालिटी की भी पावर मिलेगी। एंड बिकॉज अब वो एक एल्डर है, उसे वॉइड सेंचुरी के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। और अगर गार्लिंग को ये सारी पावर्स मिली या फिर उसके पास है, तो अब वो वन पीस का एक बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर बन चुका है। लेकिन ये थ्योरी अभी यहीं पे नहीं खत्म होती। नहीं, अभी और सुनिए। नॉर्स माइथोलॉजी में फेनरीर के दो बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है स्कल, दूसरे का नाम होता है हाथी। देखो, अगर तुमने ये चीज डायरेक्ट पकड़ ली है कि वन पीस में स्कल और हाथी कौन है, तो तुम बहुत जीनियस हो। और अगर तुम नहीं कर पाए तो टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। स्कल जो कि सन को चेस करता है, क्या वो तुम्हें शैंक्स जैसी फील नहीं दे रहा है? क्योंकि शैंक्स भी तो सन गॉड निका को ही चेस कर रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। और रही बात हाथी की, जो कि वो को चेस करता है, वो शैंक्स का ट्विन ब्रदर हो सकता है, जिसे अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है। देखो, आपको ये चीज कमेंट मत करना कि शैंक्स के ट्विन ब्रदर का तो अभी तक कोई कंफर्मेशन ही नहीं मिला है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो? देखो, ये एक थ्योरी है, तो अपने जज्बातों को थोड़ा सा काबू में रखो। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें वो सीन याद है जब शैंक्स एल्डर्स की रूम में घुस गया था और फिर उनने बैठ के कुछ बातें करी थी? अब तुम खुद से एक सवाल करो कि क्या शैंक्स इतनी आसानी से एल्डर्स की रूम में घुस सकता है? एंड द आंसर इज नो। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, हाथी जो कि मून को चेस करता है, यानी फिगरलैंड गार्लिंग को चेस करता है, फिगरलैंड गार्लिंग का बेटा है, होली नाइट्स का मेंबर है, और शायद इसी वजह से वो एल्डर्स के रूम में इतनी आसानी से घुस पाया और उसे अलाउ किया गया। और तब उनने उस पर्टिकुलर पायरेट के बारे में बात करी। और अगर तुम्हें याद होगा कि रॉजर पायरेट्स को शैंक्स गोल्ड वैली में मिला था, हो सकता है कि गार्लिंग ने शैंक्स को गोल्ड वैली में छोड़ दिया हो और अपने दूसरे बेटे हाथी को अपने साथ रखा हो। और क्योंकि शैंक्स को रॉजर पायरेट्स ने पाला और उसके भाई को सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने, और इसी वजह से उनकी डेस्टिनी डिसाइड हो गई। और इसी के साथ ये थ्योरी कंक्लूड होती है। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या मैंने जो जो बातें बोली वो एक कोइंसिडेंस है? और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।